हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम ना साउंड वेव्स के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेज जो हैं वो देखने वाले हैं कि क्या इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। इन सभी को अभी हम आज देखेंगे, समझेंगे, हम आपको बताएंगे कि क्या है ये सभी। ठीक है। और बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स है वो इसके बात करेंगे। ठीक है, तो जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वेव वाला जो कंप्लीट चैप्टर है सभी के न्यूमेरिकल्स हम एक साथ करा देंगे आपको। ठीक है, अभी आज की क्लास में लेट्स स्टडी द साउंड वेव्स। ठीक है, तो साउंड वेव्स क्या होती हैं। देखो, एयर में साउंड ट्रेवल करता है, हम सभी जानते हैं दैट इन एयर साउंड ट्रेवल्स। ठीक है, तो साउंड वेव को रिप्रेजेंट कर हम तीन तरीके से कर सकते हैं। देर आर थ्री वेज टू रिप्रेजेंट द साउंड वेव। ठीक है, सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट वेव की मदद से, डिस्प्लेसमेंट वेव जिसमें हम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट शो कर सकते हैं, y इक्वल्स टू ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, लाइक दिस। ठीक है, साउंड ट्रेवल कैसे करता है। दरअसल पार्टिकल्स मीडियम के पास में आ जाते हैं, फिर ये दूर चले जाते हैं, फिर ये पास में आ जाते हैं, फिर ये दूर चले जाते हैं, फिर ये पास में आ जाते हैं, फिर ये दूर चले जाते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ हो जाता है कंप्रेशन, यहाँ हो जाता है रेरफेक्शन। ठीक है, अब जहाँ कंप्रेशन होता है वहाँ डेंसिटी बढ़ जाती है, तो प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है यहाँ पर, है ना। वहीं पर यहाँ जहाँ रेरफेक्शन होता है वहाँ एक्सपेंशन हो जाता है, तो वहाँ प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रेशर डिक्रीज होता है, सॉरी प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, यही चलता रहता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, इसी तरह से प्रेशर भी बढ़ता है, घटता है। तो साउंड वेव को हम प्रेशर की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर वेव कह सकते हैं। ठीक है, प्रेशर वेव की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया मैक्सिमम प्रेशर साइन के एक्स माइनस ओमेगा डी। yes this is true that I have avoided many derivations। ठीक है, मैंने काफ़ी derivations अवॉइड कर दिए इन बिटवीन, बट डोंट वरी, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमेंबर दीज इक्वेशंस टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो इक्वेशंस याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, आप एक चीज़ नोट करना कि ये 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है, क्योंकि कॉस और साइन के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, सभी जानते हैं। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, ओके, सो यू ऑल नो दैट कि इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेटली जो पी नॉट है दैट इज़ द मैक्सिमम प्रेशर, या कह सकते हैं प्रेशर एम्पलीट्यूड, जो कि होता है बी ए के, है ना। बी ए के, बी बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, ए इज द एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट वेव वाला, और के इज द दिस वेव वेक्टर। ठीक है, बी ए के बाक। ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स देखो, एक और चीज़ बताता हूँ। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेव हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेव। ये हमारा हो गया प्रेशर वेव। साउंड को हम प्रेशर वेव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक और आता है जिसे हम कहते हैं डेंसिटी वेव। देखो क्या होता है, जहाँ पर कंप्रेशन होता है वहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, जहाँ कम होता है वहाँ डेंसिटी कम हो जाती है, तो डेंसिटी भी बढ़ती घटती है। तो डेंसिटी में फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो हम बेसिकली डेंसिटी के टर्म्स में भी साउंड वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू दिस मच। ठीक है, और ये हमारा होता है डेंसिटी इक्वल्स टू होता है, डेंसिटी एम्पलीट्यूड होता है पी नॉट अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, अब चलो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी के ऊपर, साउंड वेव्स की, साउंड की वेलोसिटीज, वेलोसिटी ऑफ साउंड। देखो बच्चों, इस पर भी एक हिस्ट्री है कि साउंड की स्पीड कैसे कैलकुलेट की गई। सबसे पहले न्यूटन ने किया, फिर लैपलेस ने उस पर करेक्शन किया। देखो क्या है, किसी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो वेलोसिटी होती है वो होती है
बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी, ठीक है, ऑफ द मीडियम। तो जो न्यूटन था उसने सोचा था कि जब साउंड ट्रैवल करता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब उसने आइसोथर्मल कंडीशन एज्यूम की थी कि जब साउंड ट्रैवल करता है तो हमारा जो मीडियम है, मतलब जो एयर है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो न्यूटन ने जो फॉर्मूला जो रिज़ल्ट निकाला था उसका आंसर सही नहीं आया था, ठीक है। न्यूटन ने जो आइसोथर्मल प्रोसेस एज्यूम की थी तो उनके यहाँ जो थ्योरेटिकल रिजल्ट आ रहे थे, आंसर्स आ रहे थे, वो सही नहीं आ रहे थे, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं कर रहे थे। 140 साल के बाद लैपलेस ने करेक्ट किया और उसने बताया कि जब साउंड ट्रैवल करता है ना, जब साउंड एयर में ट्रैवल करता है तो वो इतने फास्टली ट्रैवल करता है कि टेम्परेचर चेंज होने का मतलब बेसिकली ये कह सकते हो कि जब साउंड ट्रैवल करता है मीडियम में तो वो बहुत ही फास्टली ट्रैवल करता है, ठीक है। सो इतनी फास्टली ट्रैवल करता है कि हीट एक्सचेंज होने का जो है मौका ही नहीं मिल पाता है। तो कुल मिलाकर साउंड जो है वो जब ट्रैवल करता है तो उस समय जो कंडीशन होती है दैट इज़ एडियाबेटिक, एडियाबेटिक है ना, मतलब बहुत ही क्विकली साउंड ट्रैवल करता है, ठीक है। वहाँ उस समय पर हीट ट्रांसफ़र होने का मौका नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो जो एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है BS, ठीक है, वो होता है गामा टाइम्स इनिशियल प्रेशर। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला बनता है गामा टाइम्स इनिशियल प्रेशर अपॉन रो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का ही यूज़ दरअसल किया जाता है वेलोसिटी निकालने के लिए। हम और भी फॉर्मूलेज आपको बताएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन फॉर्मूला, ठीक है। ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं। देखो, अगर हमें साउंड की स्पीड को किसी रॉड में निकालनी है, ठीक है, तो इसके लिए इसका अगर यंग मॉडुलस y है, ठीक है, तो स्पीड होती है यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी ऑफ द रॉड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको भी रटना होगा, आपको याद करना होगा। अब चलो, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साउंड की स्पीड का। तो साउंड की जो स्पीड होती है उसको हम इस फॉर्मूले से यूजली कैलकुलेट करते हैं, गामा RT अपॉन M। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। गामा आपका है CP अपॉन CV, है ना, रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है, रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट। ये यूजली क्वेश्चन में आपको दिया होता है, ठीक है, कि क्या आपको लेना है, मोनोएटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए, पॉलीटॉमिक के लिए आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ता है, ठीक है। वो हम बता देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर T क्या है, टेम्परेचर है, उस समय पर टेम्परेचर क्या था, ठीक है, वो आपको लेना होगा, ठीक है, बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। और इसे आपको केल्विन में लेना है, ठीक है, किस में लेना है, केल्विन में लेना है। अब बात करते हैं M क्या है। M एक्चुअली में मोलार मास है या मॉलिक्यूलर मास, जो भी आप बोले, ठीक है, दोनों एक ही हैं, मोलार मास और मॉलिक्यूलर मास। मोलार मास का मतलब होता है या मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है कि एक मोल का जो मास होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है ना। तो पहली वाली हाइड्रोजन का जो मोलार मास है वो है 1 ग्राम पर मोल, दूसरे वाले का भी है 1 ग्राम पर मोल। तो इसका क्या लेंगे अपन, हाइड्रोजन गैस के लिए क्या लेंगे, 2 ग्राम्स पर मोल, ठीक है, और 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, क्योंकि जो ग्राम्स होता है अपन को अपनी SI यूनिट्स क्या है, kg होती है, ठीक है। तो kg पर मोल ये आपको एक्चुअली में यूज़ करना होता है, SI यूनिट्स में कन्वर्जन करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस में क्या होगा, 2 ऑक्सीजन हैं, तो इसमें एक का 16 होता है तो 2 का क्या हो जाएगा, 32 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32 इंटू 10⁻⁻3 kg पर मोल, ठीक है। आया समझ में आपको बात, ठीक है, ओके। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे मोलार मास को कैलकुलेट करते हैं। अब देखो,
मैं एक इन जनरल एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, से एक्स, उसका एटॉमिक नंबर जेड है, उसका एटॉमिक मास है ए। तो अगर हमें इसका मोलार मास कैसे लिखते हैं, सो मोलार मास इक्वल्स टू होता है ए ग्राम्स पर मोल। ठीक है, आई समझ में बात। तो एक मोल मतलब वन मोल, एक मोल में होते हैं 6 × 10⁻23, ठीक है, पार्टिकल्स। ठीक है, तो उसके उतने पार्टिकल्स का जो मास होता है उसे मोलार मास कहते हैं। ठीक है, तो जो मोलार मास है, ठीक है, उसको ऐसे निकालते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी शो कर दिए हैं, तो आप आगे ध्यान रखना। ठीक है, चलो मैं यहाँ कुछ चीज़ें बता दूँ आप लोगों को। देखो अक्सर जब हम सॉल्व करते हैं साउंड वेव्स, साउंड की स्पीड के क्वेश्चंस, तो बेसिकली यहाँ पर ये सब एयर में ट्रैवल कर रहा है, जहाँ पर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंज होता रहता है। तो आप अब इस चीज़ को ध्यान रखना, गैस इक्वेशन का काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, PV = nRT का। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ चीज़ें बनाता हूँ, बताता हूँ आपको क्या क्या हो सकता है। देखिए ये होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है टोटल मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इससे हमें देता है नंबर ऑफ मोल्स RT। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, P ओके, सो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, सो हम इसे लिख लेते हैं, P = RT/m। ठीक है, फाइन। सो यहाँ पर और क्या हो सकता है, लेट्स सी। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, बता रहा हूँ मैं। देखो PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT होता है, PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला था वो मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, फिर मैंने जो है वॉल्यूम को मास से डिवाइड कर दिया, जो कि डेंसिटी हो गई। ठीक है, ओके। अब आप देखिए कि प्रेशर अपॉन डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो गया, RT/m हो गया। ये फॉर्मूला है वेलोसिटी का, जो हमने यहाँ पर आपको बताया था। ठीक है, देख सकते हो आप। अच्छा, यहाँ पर अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए किया है कि कई बार हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, इसलिए मैंने ये चीज़ें आपको बता दी हैं। आप लोग आगे के लिए दो चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है टोटल मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और R इक्वल टू होता है ना N/K होता है। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, K भी। N जो है वो एवोगैड्रो नंबर है, 6.02 × 10⁻23। ठीक है, दैट इज़ एवोगैड्रो नंबर। ये है हमारा, ठीक है, गैस कांस्टेंट। तो ये बहुत यूज़ होता है, इसलिए मैंने आपको अभी ही बता दिया कि आप ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें जो आपका टेम्परेचर आप यूज़ कर रहे हो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, गलती मत करना है ना, कई बार लोग डिग्री सेल्सियस में डाल देते हैं तो उसमें गलत हो जाता है। देखो अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखो स्पीड ऑफ साउंड के बारे में एक और चीज़ बताता हूँ। स्पीड ऑफ साउंड, अगर कभी हमसे ये पूछा जाता है कि T डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, हमारे साउंड की स्पीड कितनी है, तो उसको निकालने का ना एक बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, 332 + 0.61 T, जहाँ की T इज़ द टेम्परेचर। व्हाट T इज़ द टेम्परेचर। तो आप किसी भी टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर ना आप डिग्री सेल्सियस है ना, यहाँ पर जो T है इट इज़ इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
तो आप किसी भी डिग्री सेल्सियस पर इस फॉर्मूले से साउंड की स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है। ओके चलो आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मैं आपको बता दूं, कि हमारी जो साउंड की स्पीड होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ये पूछा जाता है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, आप देख सकते हो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, है ना। मेन फॉर्मूला ये है। कई बार लोगों को लगता है कि यार यहाँ तो प्रेशर दिख रहा है तो ये प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, बट ऐसा सच नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर चेंज करने से डेंसिटी में चेंज आता है। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो अगर प्रेशर को चेंज करेंगे तो डेंसिटी में चेंज आएगा। मैं एक्सप्लेन कर दूँ, देखो आप प्रेशर बढ़ाओगे डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, और ये रेशो जो होता है ना वो उतना ही रह आता है, ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। सो यूर बेसिकली velocity of sound does not depend on the pressure, it is independent of the pressure of the gas, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम इंटेंसिटी बता देते हैं, इंटेंसिटी कैसे निकालना है साउंड वेव की इंटेंसिटी, बहुत ही सिंपल है। इंटेंसिटी आई इक्वल्स टू, याद होगा प्रीवियस क्लास में बताया था, यूवी फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है, हाफ, ठीक है, रो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, आपको याद होगा इतना था। और ये हमारा व्यू हो गया। सो दिस गिव्स अस द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव, ठीक है, यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस। अब स्टूडेंट देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये हमने बता तो दिया, बट ये बहुत यूज़ नहीं होता है साउंड के केस में, है ना, इट इज़ नॉट टू मच यूज्ड। तो साउंड के केस में हम थोड़ा दूसरा तरीका यूज़ करते हैं, मैं आपको बताता हूँ वो क्या होता है। देखो सबसे पहले आपको एक फैक्ट जानना होगा, और ये फैक्ट क्या है समझ लो। देखो क्या होता है कि हम कितनी इंटेंसिटी का साउंड सुन सकते हैं वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। देखो हम इंटेंसिटी अगर हम देखें तो आई नॉट जो है इक्वल्स टू 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। देखो ये जो इंटेंसिटी है ना, ये इतनी कम इंटेंसिटी है कि आप इसको बेसिकली सुन नहीं पाएंगे, है ना। बट अगर हम फ्रिक्वेंसी को बहुत हाई कर दें, अगर हम फ्रिक्वेंसी को क्या कर दें, फ्रिक्वेंसी कर देते हैं 1 किलो हर्ट्स, जो इंसान सुन सकता है 1 किलो हर्ट्स, तो इंसान इस फ्रिक्वेंसी को, इस इंटेंसिटी के साउंड को डिटेक्ट कर सकता है। देखिए मैं फिर से बताता हूँ कि ये इतनी कम इंटेंसिटी है कि यूजली हम इसे सुन नहीं सकते, इसको फील नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम फ्रिक्वेंसी को इतना ज़्यादा कर दें, ठीक है, इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें, तो हमारे ईयर्स इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि दिस इज़ द मिनिमम इंटेंसिटी विच ए ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट, ठीक है, दैट्स द मिनिमम इंटेंसिटी। इससे लो इंटेंसिटी हम महसूस नहीं करेंगे, ठीक है, कितनी भी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी क्यों ना हो, है ना। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस थिंग। तो क्या होता है, हम साउंड मतलब हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी लेवल जो होता है उसकी मदद से साउंड को, ठीक है, साउंड को बेसिकली मेजर करते हैं, साउंड की इंटेंसिटी को, ठीक है। तो उसकी जो यूनिट होती है वो डेसिबल्स होती है, बता देता हूँ। तो इंटेंसिटी लेवल जो होता है साउंड का, इंटेंसिटी लेवल उसको ऐसे लिखते हैं, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू 10 log 10 I/I0। अब देखो समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो इसकी जो यूनिट है इंटेंसिटी लेवल की, जब हम ऐसे लिखते हैं, सो इट इज डेसिबल्स, व्हाट इट इज डेसिबल्स, तो ये डेसिबल्स होती है, ठीक है। अब ये क्या है ना, ये इंटेंसिटी लेवल है, ठीक है, इट इज़ इंटेंसिटी लेवल। तो इसकी यूनिट वाट मीटर पर सेकेंड, वाट पर मीटर नहीं है, ये इसकी यूनिट है डेसिबल्स बोलते हैं इसकी यूनिट को, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हो क्या रहा है पूरा, ठीक है। देखो I0 इज़ द मिनिमम इंटेंसिटी विच वी कैन हियर, ठीक है। अब आप जो भी इंटेंसिटी, जो भी साउंड का जो सोर्स है, जो भी इंटेंसिटी निकाल रहा है, उस इंटेंसिटी की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए,
ठीक है। तो आपको क्या है, आपको इंटेंसिटी लेवल मिल जाएगा, सो यू विल गेट द इंटेंसिटी लेवल, ठीक है। तो हम साउंड को जो है डेसिबल्स का जो इंटेंसिटी लेवल है वो डेसिबल्स में मेजर करते हैं, ठीक है, यूजली। और आप ध्यान रखना, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं डीबी, ठीक है, डेसिबल्स। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। मैं और भी चीज़ें आपको बता दूंगा, जस्ट वेट फॉर ए वाइल, ठीक है। आगे चलते हैं। सो देखो अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट मतलब बेसिकली साउंड के सोर्सेज बता देता हूँ, और उनसे कितना इंटेंसिटी उनका लेवल होता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो ये जान लो, ठीक है, कि अपन जो है बेसिकली सुनना कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें 0 डेसिबल्स की, तो 0 डेसिबल इंटेंसिटी एक ऐसी इंटेंसिटी है, लेवल है, जिसमें हम सुन सकते हैं, मतलब वी कैन डिटेक्ट द साउंड, ठीक है। और बीटा इक्वल्स टू जो है 120 डेसिबल्स, ये एक ऐसी इंटेंसिटी लेवल है जब हमारे कानों में दर्द आ जाता है, ठीक है, मतलब इट विल कॉज द पेन एट दिस लेवल, इट विल कॉज द पेन, ठीक है। और 0 डेसिबल्स मतलब ये है कि हम सुन सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम सुन नहीं सकते, वी कैन हियर, वी कैन डिटेक्ट द साउंड, ठीक है। एट हाई फ्रिक्वेंसी, एट 1 kHz वी कैन डिटेक्ट द दैट साउंड, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ साउंड्स के बारे में बताता हूँ, और उनका इंटेंसिटी लेवल कितना होता है वो हम बात करेंगे, ठीक है। सो सोर्स और इंटेंसिटी लेवल। तो अपने नॉर्मल डे टू डे एक्सपीरियंस अपना कैसा होता है, जैसे कि पत्तियाँ, पेड़ की पत्तियों से आवाज़ आती है, मतलब पेड़ की पत्तियों से, है ना, तो उसको कह सकते हैं रस्टलिंग लीव्स। पत्तियों के आपस में ऐसे टच होने से कुछ साउंड निकलता है, वो आपने नोट किया होगा, काफ़ी कम साउंड होता है, ठीक है। उसकी जो इंटेंसिटी लेवल होता है ना, वो होता है 10 dB। आप समझ सकते हो कि 10 dB अब साउंड कितना होता है, मतलब पत्तियों से के बस पत्तियों के टच होने से जो थोड़ा थोड़ा साउंड आता है, ठीक है, ठीक है। जब हवा चलती है तो पत्तियों से साउंड, पत्तियाँ एक दूसरे से टच होती है तो साउंड आता है, ठीक है। आपने यूजली गर्मियों के मौसम में महसूस किया होगा ना, दैट इज़ 10 dB। फिर दूसरा है, जब हम हल्का सा बोलते हैं ना, विस्पर करते हैं, ठीक है, हल्का सा जब हम धीरे से बोलते हैं, कुछ धीरे से किसी को कोई आवाज़ पहुंचानी हो, ठीक है, तो विस्पर जिसे कहते हैं, विस्पर करना। तो विस्परिंग साउंड जो होता है उसकी जो इंटेंसिटी लेवल होता है वो होता है 20 dB। तो आप समझ गए होंगे 20 dB कैसा साउंड होता है, ठीक है। एक नॉर्मल, जब हम एक नॉर्मल स्पीच बोलते हैं तो उसका इंटेंसिटी क्या होता है। नॉर्मल स्पीच, एक नॉर्मल जब हम बात करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो उसका जो साउंड मतलब उसका जो इंटेंसिटी लेवल होता है 65 dB होता है, जो हम नॉर्मल एक दूसरे से बात करते हैं नॉर्मल स्पीच में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है, फोर्थ, थंडर, बिजली कड़कने वाला जो साउंड होता है। बिजली कड़कने वाला जो साउंड होता है इसका इंटेंसिटी लेवल होता है 110 dB, ठीक है। और अब आखिरी में आता है, जब कोई प्रोग्राम वगैरह होते हैं, ठीक है, रूम के अंदर हम बाजा वगैरह बजा रहे हैं, कोई प्रोग्राम हो रहा है, इंडोर रॉक कंसर्ट, सो जो म्यूज़िक इवेंट्स होते हैं उनका चला जाता है 120 dB, ठीक है। तो बच्चों ये इंटेंसिटी लेवल्स हैं, अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि
10 dB, 20 dB, 65 dB क्या होता है, ठीक है। ओके, चलो अपन अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है, लेट्स गो फर्दर। अब हमारा नेक्स्ट आता है मतलब एक नॉर्मल सा है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले भी हम कई बार यूज़ कर चुके हैं। जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 2π/λ पाथ डिफरेंस, ठीक है, 2π/λ पाथ डिफरेंस। अब साउंड वेव्स के केस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन ऑर्गन पाइप कुछ नहीं है, एक ऐसा पाइप है जो दोनों तरफ से ओपन रहता है, बस। इट इज़ ए ओपन पाइप लाइक दिस, जो कि दोनों तरफ से ओपन है, ठीक है, इट इज़ ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स। तो इसमें क्या होता है, ओपन ऑर्गन पाइप में हमने आपको बताया था y = a, ठीक है, cos kx - ω-t। तो ओपन ऑर्गन पाइप में यहाँ पर क्या होता है, एंटी नोड बनता है। जहाँ पर ओपन एंड होता है ना, वहाँ पर एंटी नोड बनता है, ठीक है, और यहाँ पर एंटी नोड बनता है। एंटी नोड बनने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है मीन पोजीशन से, ठीक है, और यहाँ पर एंटी नोड बनता है। और दो एंटी नोड्स के बीच में जो मिनिमम डिफरेंस होता है वो तो सभी को मालूम है, λ/2 होता है, ठीक है, λ/2 होता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक कंडीशन होती है, अगर यहाँ पर साउंड वेव्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो वो यहाँ पर साउंड वेव्स का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो अंदर जो वेवलेंथ्स बन रही हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। मतलब वो जो भी अंदर वेव्स बनेंगी उनकी जो भी वेवलेंथ होगी दैट शुड सेटिस्फाई दिस, मतलब जो लेंथ होगी दैट शुड बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो आपका जो है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, 1 सेकेंड, ठीक है, सो इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओपन ऑर्गन पाइप के केस में जो लेंथ होती है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू n λ/2, क्योंकि दो एंटी नोड्स के बीच का जो डिफरेंस होता है ना वो होता है λ/2, ठीक है। इसी की मदद से हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज बन रही हैं वो फ्रीक्वेंसीज कैसी हैं। देखो, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है v/λ, ठीक है, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा λ की वैल्यू पुट कर देंगे 2l/n, तो ये हमारा हो जाएगा nv/2l, ये हो जाएगा n/2l, और v की वैल्यू तो हम जानते ही हैं, ठीक है, गामा RT/m, ठीक है। तो इसकी मदद से हम जो है बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी n = 1 रख सकते हैं, ठीक है, n = 2 रख सकते हैं, n = 3 रख सकते हैं, तो हमें फ्रीक्वेंसीज मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसमें बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो। चलो मैं दूसरा बताता हूँ आपको, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में, ठीक है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है उसमें क्या होता है कि एक एंड क्लोज्ड होता है और दूसरा एंड ओपन होता है, ठीक है। इसमें जहाँ ओपन एंड होता है ना वहाँ एंटी नोड बनता है, और जो क्लोज्ड एंड होता है ना वहाँ पर नोड बनता है, ठीक है, वहाँ पर क्या बनता है, नोड बनता है। मतलब कुछ इस टाइप का आप कह सकते हो, इट इज़ समथिंग लाइक दिस, कि ऐसा, ठीक है, लाइक दिस। तो ऐसा है कि एक लूप भी बन सकता है, दो लूप भी अंदर बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक एंटी नोड और एक नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो λ/4 होता है, जो कि मैं पहले ही बताया था। तो यहाँ पर इसकी जो भी लेंथ होती है, ठीक है, लेंथ l, तो यहाँ जो लेंथ l होती है दैट कैन बी द इंटीजर मल्टीपल ऑफ λ/4, और इसी की मदद से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं v/λ। तो ये हमारा हो जाता है v/4l/n, तो ये हो जाता है n v/4l, ठीक है। इसकी मदद से आप फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स दूसरा है बीट फ्रीक्वेंसी।
देखो अगर हमारे पास दो साउंड सोर्सेज है, मान लीजिए एक ट्यूनिंग फॉर्क ये है, दूसरी ट्यूनिंग फॉर्क हमारे पास ये है, ठीक है, एक और ट्यूनिंग फॉर्क ये है। तो अगर दो ट्यूनिंग फॉर्क से साउंड निकल रहा है तो ये साउंड क्या होता है, इंटरफियर कर सकते हैं, दोनों साउंड भी एक दूसरे के साथ इंटरफियर कर सकती हैं। और जब दो साउंड वेव्स आपस में इंटरफियर करती हैं तो हमें, ठीक है, हमें बीट्स सुनाई देती है, बीट्स, ठीक है, बीट्स हमें सुनाई देती, मतलब हमें कुछ इंटरवल में तेज साउंड सुनाई देता है, कुछ कुछ इंटरवल में हमें एकदम से तेज साउंड सुनाई देता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस के कारण ऐसा होता है। जो बीट्स होती हैं बहुत आसानी से हम इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इससे निकलने वाला जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, इससे निकलने वाला जो साउंड है इसकी फ्रीक्वेंसी अगर f2 है, तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है, लेट्स कॉल इट एज b, दैट इज इक्वल टू होता है f1 माइनस f2, या इट इज इक्वल टू f2 माइनस f1। आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और जो बीट पीरियड होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन f1 माइनस f2, ठीक है। इट्स, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूनिंग फॉर्क से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, बता देता हूँ मैं आपको। देखो ट्यूनिंग फॉर्क्स में भी आपने लैब में देखा होगा, ठीक है, अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए होंगे तो ट्यूनिंग फॉर्क्स में ना एक इस टाइप का मेटलिक, 1 सेकेंड, ट्यूनिंग फॉर्क में क्या होता है इस टाइप का, लेट मी फर्स्ट राइट, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है मेटल का, और नीचे इसका एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसे प्रॉन्ग्स कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें, प्रॉन्ग्स कहते हैं। इसको ना स्टेम कहते हैं, और सबसे नीचे वाला हिस्सा जो होता है ना उसे फुट पीस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे फुट पीस कहते हैं, ठीक है। अब ट्यूनिंग फॉर्क में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन में बोला जाता है फिलिंग, हमने ट्यूनिंग फॉर्क, अगर आपसे कभी बोला जाता है कि ट्यूनिंग फॉर्क को फिल कर दिया गया है, फिलिंग कर दी गई है, तो फिलिंग करने से जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है ना, अगर आपने कभी भी फिलिंग कर दी है, हैव यू हैव फिल्ड, या 1 सेकेंड, अगर हम हमारी ट्यूनिंग फॉर्क को फिल कर देते हैं, वी जस्ट फिल द ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है, तो फिलिंग करने पर हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, हमारे ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी होती है जिससे निकल रही है, जो ट्यूनिंग फॉर्क से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है, वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको दिया हो कि फिलिंग कर दिया गया है, ट्यूनिंग फॉर्क को फिल कर दिया गया है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। और दूसरी बात, ऑन वैक्सिंग, अगर कभी भी आपसे बोला जाता है कि हमने ट्यूनिंग फॉर्क को वैक्स कर दिया है, क्वेश्चन में लिखा है कि वैक्स कर दिया है, तो उस केस में जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी ट्यूनिंग फॉर्क की, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो ट्यूनिंग फॉर्क को वैक्स करने से उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होती है, और ट्यूनिंग फॉर्क को फिल करने से उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है। इसकी मदद से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, जो कि मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। बस आप इस फैक्ट को याद रखना कि वैक्सिंग करने पर डिक्रीज़ होती है और फिल करने पर इंक्रीज़ होती है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है आपको, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इसकी मदद से। मैं आपको खुद क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँगा, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आपको सब कुछ बताऊंगा। ये हमारा आज कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर चल रहा है, ठीक है, मतलब फॉर्मूले से बता रहे हैं। जैसे ये ख़त्म हो जाएगा आज, तो हम इसके बाद जो है न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन कर देंगे आपको, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। डॉपलर इफेक्ट, बच्चों जो डॉपलर इफेक्ट है वो साउंड में होता है, लाइट में होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रा में भी डॉपलर इफेक्ट का जो इफेक्ट है, मतलब डॉपलर इफेक्ट को देखा जाता है, स्पेक्ट्रा में भी उसके रिजल्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाते हैं।
तो फिलहाल में हम डॉपलर इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ साउंड में देखने वाले हैं, ओनली इन केस ऑफ साउंड, ठीक है। देखो, तो इसके कुछ फॉर्मूलेज वगैरह हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट को एक ऐसे नॉर्मल तरीके से समझा देता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हो ना, और अगर एक कार इस तरह से आपकी तरफ आ रही है, अगर कोई कार आपकी तरफ आ रही है, तो आपने एक चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि इसकी जो साउंड है ना, इससे जो भी साउंड निकल रहा है, आपको ना इससे निकलने वाला जो साउंड है, जब आपके कानों तक पहुंचेगा ना, तो आपको ना पेन होगा। मतलब अगर ये गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, जैसे ही आपकी तरफ आएगी ना, आपके कानों का पेन बढ़ता जाएगा, आपको चुभने लगेगी इसकी आवाज़, ठीक है। वहीं पर अगर क्या होता है कि ये गाड़ी अगर दूर जाती है, तो हमें थोड़ा सा आराम मिलने लगता है, सुकून मिलने लगता है, ठीक है, दिमाग में शांति मिलने लगती है। क्यों ऐसा? इसलिए होता है कि जब कोई गाड़ी हमारी तरफ अप्रोच करती है, तो हम जो फ्रिक्वेंसी फील करते हैं वो हाई हो जाती है। तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। जो रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी होती है FR, वो क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है, जिस कारण हमारे कानों में दर्द महसूस होने लगता है, ठीक है, पेन, चुभने लगता है। वहीं जब कोई गाड़ी हमसे दूर जाती है, तो हमारी जो रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी होती है वो एक्चुअली में डिक्रीज़ होने लगती है, जो अपरेंट फ्रिक्वेंसी होती है वो डिक्रीज़ होने लगती है। तो जिसके कारण क्या होता है, हमारे कानों को थोड़ा आराम मिलने लगता है, हमें लगता है चलो शांति मिल गई, ठीक है। तो ये डॉपलर इफेक्ट है। अब डॉपलर इफेक्ट से हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन में हमें देखो, ये तो अपना एक फ्रिक्वेंसी FT ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है, अपने रेस्ट फ्रेम में, बट हम जो फ्रिक्वेंसी रिसीव कर रहे हैं वो कितनी है, वो निकालना होता है, ठीक है। तो एग्जाम में डॉपलर इफेक्ट्स के जब भी क्वेश्चन आते हैं, तो हमें रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी कितनी है वो पता लगाना होता है, कि अगर हमारा सोर्स पास में आ रहा है, अगर दूर जा रहा है, अगर हम सोर्स के पास जा रहे हैं, या हम सोर्स से दूर जा रहे हैं, या दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, उस केस में हमें रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी निकालनी होती है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हमारा ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर जब हमारा रेस्ट पर होता है, तो ठीक है, एक काम करते हैं, जब हमारा एक सोर्स रेस्ट पर हो तब बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। जब हमारा सोर्स एट रेस्ट हो, तो ये सोर्स हो गया और ये हमारा ऑब्जर्वर हो गया। तो हमारे सोर्स से तो हमेशा साउंड वेव निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है। तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है हम FT बोलते हैं, मतलब ट्रांसमिटेड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। और ये जो फ्रिक्वेंसी महसूस करता है उसे हम बोलते हैं रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पर V जो है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। हम यहाँ पर एक और वो चीज़ बोलेंगे, विच इज़ नथिंग बट द VO, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। यहाँ पर ये सोर्स रेस्ट पर है, उससे फ्रिक्वेंसी निकल रही है साउंड वेव की, ठीक है, इट इज़ एट रेस्ट, ठीक है, ये रिसीव कर रहा है। अब यहाँ पर ना एक केस ये हो सकता है कि ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ जाए, ठीक है, इस VO वेलोसिटी से। अगर ये सोर्स की तरफ जा रहा है VO वेलोसिटी से, मैं फ़िलहाल में एरोज हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको, ठीक है। तो अगर हमारा जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली हमारे ऑब्जर्वर को ज़्यादा फ्रिक्वेंसी महसूस होगी, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्वेंसी महसूस करने वाला है, रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी FR, ये होती है ट्रांसमिटेड फ्रिक्वेंसी, ठीक है, V प्लस वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब देखो, मैं आपको समझा देता हूँ, अच्छे समझा देता हूँ। क्या है कि यहाँ पर हमारा जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज़ हो रहा है ना, दैट्स वाई देयर इज़ ए प्लस साइन हियर, आप देख सकते हो। और हमने न्यूमरेटर में और हमारा जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाता है तो VO हमेशा ऊपर आता है, ठीक है। चलो, अब चीज़ें समझ में आएंगी आपको, डोंट वरी। अगर हमारा ऑब्जर्वर जो है वो अगर हमारा सोर्स से दूर जा रहा हो, तो उसको कम फ्रिक्वेंसी महसूस होगी। तो फ्रिक्वेंसी कम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। अब हम दूसरे केस पर बात करते हैं कि अगर हमारा ऑब्जर्वर रेस्ट पर हो और सोर्स मूव कर रहा हो, अगर हमारा ऑब्जर्वर रेस्ट पर है बट हमारा सोर्स जो है वो मूव कर रहा हो, तो हमारा सोर्स आगे की तरफ जा रहा है VS स्पीड से, ठीक है।
तो अब हम रिसीव फ्रिक्वेंसी कितनी महसूस करेंगे, रेस्ट पर। तो अब आपकी जो रिसीव फ्रिक्वेंसी होती है वो हो जाती है एफ टी, ठीक है। अब बेसिकली हम ज़्यादा फ्रिक्वेंसी महसूस करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि सोर्स हमारी तरफ आ रहा है। तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है। सो वी एस इज द सोर्स वेलोसिटी, ठीक है, सोर्स की वेलोसिटी। देखो डिनोमिनेटर को घटाने से फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। वहीं पर अगर हमारा सोर्स दूर जा रहा है तो हमें कम फ्रिक्वेंसी महसूस होगी। ठीक है, आई बात समझ में आपको? ठीक है, ओके। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आते हैं तो कई बार ऐसा बोल देते हैं कि सोर्स इस तरफ आ रहा है वी एस स्पीड से, ऑब्जर्वर जो है वो इस तरफ आ रहा है, इससे एफ टी फ्रिक्वेंसी निकल रही है, तो रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जो रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी होती है, ट्रांसमिटेड फ्रिक्वेंसी, देखो ऑब्जर्वर हमेशा ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, ठीक है, और सोर्स हमेशा नीचे रहेगा, ध्यान रखना। तो क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है ना, तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा महसूस करेगा, और क्योंकि सोर्स हमारा ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा महसूस होनी चाहिए, है ना। तो v प्लस वी माइनस वी एस, ठीक है। तो हर तरह से हमें फ्रिक्वेंसी को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। जो ट्रांसमिटेड रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी है उसे हमें क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। अच्छा, अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ। अगर हमारा सोर्स दूर जा रहा है, ठीक है, और ऑब्जर्वर जो है से वो भी दूर जा रहा है, तो रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी। तो इस केस में हमें हर तरीके से कम करना है। ठीक है, इस तरह से लॉजिक लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मैं खुद आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कई बार एक क्वेश्चन आता है कि दो साउंड वेव्स को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करते हैं, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है साउंड की जिससे दो साउंड वेव्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वो क्वालिटी वो होती है क्वालिटी। साउंड का एक फीचर होता है जिसे क्वालिटी कहते हैं। एक्चुअली में कई बार ये चीज़ पूछी गई है प्रीवियस ईयर में। सो क्वालिटी ऑफ साउंड हेल्प्स, तो आप ध्यान रखना, हेल्प्स अस टू डिफरेंशिएट टू साउंड्स, टू डिफरेंशिएट टू साउंड। तो अगर हमें दो साउंड वेव्स को डिफरेंशिएट करना है, साउंड को डिफरेंशिएट करना है, तो वो क्वालिटी की मदद से किया जाता है। अब हम बात करेंगे इको के बारे में। इको, इको, ठीक है। इको क्या होता है बच्चों, क्या होता है आप देखना, अगर आप बड़ी सी दीवार के सामने खड़े हैं, ठीक है, और आप अगर यहाँ से कुछ बोलेंगे तो ये साउंड इस तरफ जाएगा और थोड़ी देर के बाद आपको आप ही का साउंड सुनाई देता है। इसको हम इको कहते हैं, ठीक है। अब इको के लिए एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे ईयर्स से रिलेटेड है। हमारे ईयर्स ऐसे बनाए हैं भगवान ने कि अगर दो साउंड वेव्स हमारे ईयर में 1/10 सेकेंड्स के पहले आ जाएंगे तो हम उन्हें कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि वो दो अलग अलग साउंड्स हैं, ठीक है। ठीक है, अगर हमें हमारे अगर बेसिकली अगर दो साउंड वेव्स हमारे ईयर में 1/10 सेकेंड्स के पहले आ जाएंगे तो हमें उनके बीच में डिफरेंस पता नहीं चलेगा, ठीक है, डिफरेंस पता नहीं चलेगा। तो ये हमारे ईयर की खासियत है, ठीक है, कह सकते हो आप। तो अगर हमें इको सुनना है, ठीक है, अगर हमें इको सुनना है तो एक साउंड अगर हमारे पास आया था t=0 पर, तो दूसरा साउंड हमारे पास आना चाहिए 1/10 सेकेंड्स पर। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, अगर हमारे पास एक साउंड हमारे कानों तक 10=0 पर आया था तो दूसरा साउंड हमारे पास कम से कम 1/10 सेकेंड्स के बाद आना चाहिए, ठीक है, मतलब 1/10 सेकेंड्स पर आना चाहिए या उसके जस्ट बाद आना चाहिए, ठीक है। तभी हम जो है उस साउंड को महसूस कर पाएंगे कि हाँ अब दूसरी बार साउंड आया। अगर 1/10 सेकेंड्स के पहले आ गया ना तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो इको सुनने के लिए ज़रूरी ये है कि हमारे पास जो साउंड आता है वो 1/10 सेकेंड्स में ही आना चाहिए, उसके पहले नहीं आना चाहिए, ठीक है, ओके। तो देखो पूरा सिस्टम क्या है, देखो एक बंदा है यहाँ खड़ा हुआ है,
ये से एक दीवार है, इसने कुछ बोला तो इसके बोला तो साउंड निकला, इस साउंड निकला, उसकी स्पीड है v, ठीक है। अब साउंड यहाँ से निकला, ठीक है, जिसकी स्पीड इतनी है। अब बेसिकली ये जो साउंड है कुछ समय के बाद वापस आएगा, तो ये साउंड जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, हाउ मच डिस्टेंस इज इट ट्रैवलिंग। तो मान लीजिए कि ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d है, तो ये टोटल 2d डिस्टेंस ट्रैवल कर कर आता है, ठीक है। 2d डिस्टेंस ये ट्रैवल करता है। अब देखो v इक्वल टू होता है x/t, तो t x इक्वल टू क्या होता है vt। तो हम ये चाहते हैं कि अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली जो टाइम रखना है वो रखना है 1/10 सेकेंड्स, है ना, आप समझने की कोशिश करना। vt हमें जो टाइम है उसको कितना रखना है, 10 सेकेंड्स रखना है, 1/10 सेकेंड्स रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें अब यहाँ से d की वैल्यू पता चल जाएगी कि इको को सुनने के लिए हमारी वॉल के बीच में और इस ऑब्जर्वर के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यूज़ वगैरह सब पुट कर दें, v इक्वल टू 330, ठीक है, t इक्वल टू 1/10 जैसे कि हमने पुट कर दिया है, तो इन दैट केस हमें d की वैल्यू मिल जाती है 16.5, ठीक है, मीटर्स। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को इको सुनना है तो उसके और दीवार के बीच में कम से कम इतना डिस्टेंस होना चाहिए, तभी वो इको सुन पाएगा। अगर वो डिस्टेंस इससे कम होगा तो साउंड 1/10 सेकेंड से पहले पहुंच जाएगा और वो इको कभी नहीं सुन पाएगा, ठीक है। टू हियर द इको दिस इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द वॉल, ठीक है। बच्चों डॉपलर इफेक्ट इन लाइट के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कई बार हो जाता है लाइट डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। सो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट को अब समझ लो थोड़ा सा, लेट मी एक्सप्लेन यू। हमारा लाइट का सोर्स ये है और हमारा ऑब्जर्वर ये है। यहाँ पर हम जो स्पीड लेते हैं v, दैट इज, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, है ना, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो ये जो है, ठीक है, तो हमारा ऑब्जर्वर रेस्ट पर हो गया क्योंकि हमारी स्पीड इसके रिस्पेक्ट में। तो इसलिए इस बार डॉपलर इफेक्ट के केस में हमें ये नहीं सोचना है कि ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है, सोर्स हम सिर्फ सोर्स की स्पीड लेते हैं हमेशा, और ऑब्जर्वर हमारा हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा क्योंकि हमने जो स्पीड है वो ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में ले रखी है। जब हम स्पीड ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में ले लेते हैं तो ऑब्जर्वर मैथमेटिकली या ऑटोमेटिकली कह सकते हो रेस्ट पर आ ही जाता है, ठीक है। तो अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, ठीक है, सो इन दैट केस जो रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है, अब फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा ही होगी, तो अपन को न्यूमरेटर ज़्यादा रखना है और डिनोमिनेटर छोटा रखना है। v इज द, ठीक है, सोर्स, v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट सोर्स, ठीक है। अगर हमारा सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो ऐसे केस में फ्रीक्वेंसी कम महसूस होती है। आगे समझे बच्चों दोनों, आई होप सो नाउ एवरीथिंग इज़ वेल क्लियर टू यू, ठीक है बच्चों। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखना है। कुछ और चीज़ें बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं। रिजोनेंस ट्यूब के बारे में बताना है। देखो जो रिजोनेंस ट्यूब है वो क्या होता है। देखो हम क्या करते हैं, एक बीकर ले लेते हैं इस टाइप का, जैसे कि अभी आप यहाँ देख पाएंगे, दिख रहा होगा बीकर, इसमें पानी भर दो। अब इसके ऊपर ना एक ट्यूब रख ले लो, लेट्स टेक ट्यूब लाइक दिस। अब हम इस ट्यूब को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, जिससे इसकी लेंथ जो है चेंज हो जाएगी, है ना। तो एक तरफ क्लोज्ड एंड है और एक तरफ क्या है, ओपन एंड है ना। एक तरफ ओपन एंड हो जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा, क्लोज्ड एंड बन जाएगा, ठीक है। और इसकी लेंथ से एल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है,
इसके ऊपर क्या करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क को रख देते हैं। ये ट्यूनिंग फॉर्क को उसके ऊपर रख दिया, वाइब्रेट कर दिया। यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली यहाँ इसके अंदर जो साउंड वेव होता है और ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, ड्यूरिंग रिजोनेंस, जब रिजोनेंस होता है, एट रिजोनेंस क्या होता है कि जो फ्रिक्वेंसी, मैं बता देता हूँ, एट रिजोनेंस, रिजोनेंस जब होता है तो क्या होता है, जो फ्रिक्वेंसी होती है ट्यूनिंग फॉर्क की, ठीक है, वो फ्रिक्वेंसी ट्यूब के अंदर जो साउंड वेव है उसकी जैसी हो जाती है, दैट बिकम्स इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इन ट्यूब। तो ट्यूब के अंदर जो साउंड वेव होता है उसके बराबर हो जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग रिजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे हमने इसके ऊपर इसको बेसिकली क्या कर दिया, ट्यूनिंग फॉर्क को रख दिया और इसकी लेंथ को बढ़ा घटा सकते हैं। तो हमें एक लेंथ से L1 मिल गई जिसमें रिजोनेंस मिला, जब रिजोनेंस मिलता है तो काफ़ी तेज साउंड सुनाई देता है, ठीक है। तो L1 जो है वो हो गया हमारा फर्स्ट रिजोनेटिंग पोजीशन, फर्स्ट रिजोनेटिंग पोजीशन, ठीक है। देखो ऐसा होता है, बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। सो पहले हमने इतना रखा था, फिर हमने दूसरी बार में क्या किया, थोड़ा सा और ऐसा कर दिया, तो ये हमारा हो गया L1 फर्स्ट रिजोनेटिंग पोजीशन से। ये दूसरी, हम क्या होता है ट्यूनिंग फॉर्क ऊपर रखकर इसकी जो क्या करते हैं, इसकी लेंथ को ऊपर नीचे करते हैं, तो इस लेंथ पर एक शार्प सा, मतलब एक लाउड साउंड सुनाई दिया, इसमें एक लाउड साउंड सुनाई दिया। जब लाउड साउंड सुनाई देता है तो दैट मीन्स दैट देयर इज ए रिजोनेंस, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट रिजोनेटिंग पोजीशन हो गई, ठीक है। ये हो गया L2 इक्वल टू हो गया हमारा सेकेंड रिजोनेटिंग पोजीशन या लेंथ, रिजोनेटिंग पोजीशन, ठीक है। तो जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, सो द वेवलेंथ, ठीक है, ऑफ वेवलेंथ ऑफ साउंड, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। सो वेवलेंथ ऑफ साउंड इक्वल टू होता है 2L2 माइनस L1। अब देखो जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, दैट इज इक्वल टू होता है V अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। सो वी विल जस्ट पुट द वैल्यू V अपॉन, ठीक है, F, सो दिस इज सिंपली फ्रिक्वेंसी F, तो ये हो जाएगा 2L2 माइनस L1। तो वेलोसिटी हो जाता है 2F L2 माइनस L1, ठीक है। आया समझ में बच्चों आप लोगों को, ठीक है। सो दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो रिजोनेटिंग ट्यूब होता है, जब भी एग्जाम में आपके में आता है तो उससे यूजली आपको ना स्पीड ऑफ साउंड निकालना होता है, तो उसमें आपको फर्स्ट रिजोनेटिंग पोजीशन या सेकंड रिजोनेटिंग पोजीशन हमेशा गिवन रहेगी, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि एफ क्या है, देखो एफ क्या है, तो एफ इज़ नथिंग बट द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बिकम्स इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन द ट्यूब ड्यूरिंग रिजोनेंस, ठीक है। सो ये आ गया, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क गिवन रहेगा, रिजोनेटिंग लेंथ गिवन रहेंगी, वेलोसिटी आपकी बहुत आसानी से निकल आएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स अब देखो फाइनली जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब आप लोगों को बतानी है वो ये है कि बस फॉर्मूले सुन लेने से, लिख लेने से कुछ नहीं होगा जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना। तो मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस कराऊंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप बेसिकली इसे लिख लें, फॉर्मूलेज वगैरह जो भी मैंने बताएं हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।